हेलो स्टूडेंट्स, आई विश आप सभी हेल्दी होंगे। तो बैक क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज तक बात की थी। पहले लेक्चर में जो आपने देखा था, सेकेंड लेक्चर में हम आ गए थे फिजिकल क्वांटिटीज तक। हमने स्टार्ट किया था सेकेंड लेक्चर फिजिक्स से कि फिजिक्स क्या है। तो हमने ये जाना कि फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर और उसके लॉज के बारे में, यही था ना। और नेचर और लॉज के बारे में, तो अब ये नेचर, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो नेचर है, उसमें अनेक फिनोमेनन्स हो रही हैं। फिजिक्स क्या करता है, उन फिनोमेनन्स के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करता है, और जब वो उसे समझ जाता है तो उसे वो एक्सप्रेस करता है, उसके लिए वो लॉज बनाता है। लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए वो जिन टर्म्स का इस्तेमाल करता है उसी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज तक क्लियर था कि नेचर के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो क्या दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होगी? बिल्कुल होंगी। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो आप ये बात जानते हैं, साइंस ये बात हमेशा करता है कि जब कोई चीज नंबर में बहुत ज्यादा होता है तो क्या करता है, उसका क्लासिफिकेशन करता है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को भी क्या किया, क्लासिफाई किया, उसके भी टाइप्स बनाए। तो देखिए, क्लासिफिकेशन करने आप जब भी किसी चीज को जाते हैं बाबू, तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बेसिस बनाते हैं, कुछ आधार पर, कोई ना कोई एक बेसिस होता है जिसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज का भी क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ ना कुछ बेसिस बनाना होगा ना। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनको क्लासिफाई करना है, तो हम जेंडर के आधार पर कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। तो बेसिस क्या हुआ, जेंडर नहीं। या मान लीजिए कि एक जगह 50 बच्चे हैं, तो उनको हम जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं कि 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज। या हम कर सकते हैं क्लास के बेसिस पर कि कुछ बच्चे 11th के हैं, कुछ बच्चे 12th के हैं, तो उस आधार पे कर सकते हैं। तो क्लास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, जेंडर के बेसिस पे हो सकता है। ठीक इसी तरह इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनको क्लासिफाई हम करते हैं दो बेसिस पर, मेनली दो बेसिस पर। ध्यान दीजिएगा, कितने बेसिस पर? दो बेसिस पर। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। एंड सेकेंड है बेसिस डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। हम दोनों पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंसी के बेसिस पर। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, या नहीं तो बेस क्वांटिटीज, या नहीं तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। मैंने क्या कहा कि डिपेंडेंसी के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज बांटी जा सकती है, उन्हें बांटा जाता है। और वो बांटा जाता है दो टाइप में, सच में तीन टाइप में। सच में बात किया जाए तो तीन टाइप में, यहां मेनली दो पे कंसीडर करेंगे, फिर हम एक तीसरा टाइप भी लाएंगे। तो दो टाइप में, सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, वैसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। एंड सेकेंड इज डेराइव्ड क्वांटिटीज, जो दूसरे पे डिपेंड करती है, सिंपल भाषा में। और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है, उस पर हम आएंगे। तो हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो पहली बात तो हम ये समझ गए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। हम कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि do not depend on, don't depend on any other physical quantity। किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में अगर हम जाएं तो अभी हमारी दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन सी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है? एग्जाम्पल में हम लिखते हैं। सबसे पहला है हमारा लेंथ। सबसे पहला है लेंथ। लेंथ किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ है, उसको मेजर करना है, वो डायरेक्ट लेंथ से मेजर होगा, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो पहला हो गया लेंथ, सेकेंड है आपका मास, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड हो गया आपका टाइम, थर्ड हो गया टाइम, टाइम भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। फिफ्थ हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। एंड सिक्स्थ हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट उठ के बारे में, लाइट कितना जोर से जल रहा है उन सब के फील्ड में यूज होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपके लेवल पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कोई खास जरूरत नहीं है। एंड सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ये आपको पढ़ाया गया था, याद होगा अगर मैंने पढ़ाया था आप लोग को, सिस्टम ऑफ यूनिट सारी चीजें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं करंट वर्ल्ड में। अभी जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनमें हमें फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 के टर्म्स में अभी फिजिक्स चल रहा है और इन्हीं 7 से के मिलने से डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। इन 7 के अलावा और 2 और है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उस पर हम बाद में आएंगे। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इन 9 को छोड़ दीजिए आप, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 2 और कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इन 9 को आप छोड़ दीजिए, बाकी आप जितना सुनते हैं वो सब के सब डिराइव्ड है, सब के सब डिराइव्ड है, सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ गए? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुआ? सबसे पहली बात याद रखिएगा बच्चों कि फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ड्राइव्ड क्वांटिटी हम आएंगे, तो जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती वो फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखिए, जिस तरह अगर आपने कलर्स पढ़ा होगा, दुनिया में कितने सारे रंग हैं, इतने सारे रंग हैं, इतने कलर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स हैं, आप काउंट नहीं कर सकते कितने सारे शेड्स बनते हैं, नहीं, तो इतने सारे कलर्स हैं। उन कलर्स में अगर आप देखें तो मेन कलर्स कितने हैं? 7 है। मेन कलर्स तो 7 है, विविग्योर। उन्हीं 7 रंगों के मिलने से ना इतना सारा रंग बन रहा है। और अगर सच में देखा जाए तो प्राइमरी कलर तो 3 ही है। प्राइमरी कलर कितने हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दीज आर 3 प्राइमरी कलर्स। इन्हीं 3 कलर्स को मिलाने से दुनिया के सारे कलर्स बने। तो उसी तरह इन्हीं 7, ये जो 7 आपको दिख रहा है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके ही मिलने से, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनी। और वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो इनके मिलने से बनी क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, और फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो डिराइव्ड होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। आप कहें सर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, क्या नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि 2 चीज को जोड़ोगे ना तो वो बदलेगा नहीं, वो वही रहेगा। समझ गए ना? 2 सेब प्लस 3 सेब, 5 सेब ही रहेगा ना, वो अंगूर नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 5 सेब माइनस 2 सेब, 3 सेब ही रहेगा ना, वो आम तो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? यानी जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है तो क्वांटिटी बदलती नहीं है, सिर्फ उसके वैल्यूज चेंज होती है, सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज होती है, कोई नई क्वांटिटी नहीं आती है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो एक नई क्वांटिटी आ जाती है। जैसे डिस्टेंस में आपने टाइम से डिवाइड किया तो डिस्टेंस क्या था? लेंथ था। टाइम क्या था? टाइम था। तो लेंथ में या डिस्टेंस में आपने टाइम से डिवाइड किया तो एक नई तरह की क्वांटिटी आई जिसे आपने स्पीड कहा। एक नई क्वांटिटी आ रही है क्योंकि डिवीजन है ना। मास में आपने वेलोसिटी गुना किया, मोमेंटम आ गया। पढ़ा होगा आपने 9th में, मास में आपने वेलोसिटी गुना किया, मोमेंटम आ गया। मोमेंटम एक नई तरह की क्वांटिटी है ना। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नई नई टाइप्स की क्वांटिटी को पैदा करता है।
उससे जो क्वांटिटी आती है वो नई होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई नई क्वांटिटी नहीं आती है, वो वही क्वांटिटी रहती है, बस उसकी वैल्यू बदलती है। आप सोच के देखिए इस बात को। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो डिराइव होगा वो कैसे डिराइव होगा? बाय द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हुई जो किस पे डिपेंड कर रही हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो शायद मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल में जाएं तो डिराइव्ड क्वांटिटी तो मैंने बोला ना, इन 7 के अलावा जो सुन रहा है आपने जो सुना सब डिराइव्ड है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, हर एक चीज, एरिया, सब चीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। दीज ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हुआ? जो इन 7 के अलावा जो कुछ भी मिल रहा है आपको सब डिराइव्ड है। 2 सप्लीमेंट्री को छोड़ दीजिए, सब डिराइव्ड है। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो डिपेंड कर रही है वो हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री 2 है, प्लेन एंड सॉलिड। जब उसमें यूनिट हम पढ़ाने लगेंगे ना तो वहां पर हम उसको फिर से डिफाइन करेंगे। तो अभी आप यहां रखें। तो फंडामेंटल समझ में आया आपको बाबू? समझ में आ गया? जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज। करंट मॉडर्न फिजिक्स में जो अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसके अलावा जो भी है सारे के सारे क्या है? डिराइव्ड है। डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे डिराइव्ड होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं आती है। ये नहीं कि लेंथ में लेंथ जोड़ा तो कुछ नया आ जाएगा। भाई लेंथ में लेंथ जोड़ोगे लेंथ ही मिलेगा, मास में मास जोड़ोगे मास ही मिलेगा, टाइम में टाइम जोड़ोगे टाइम ही मिलेगा। कोई नई क्वांटिटी नहीं आ रही है। लेकिन लेंथ में मास गुना कर दो कुछ नया आ जाएगा। ओके ना, चलिए ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंसी के बेसिस पर। शायद आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड से। सेकेंड टाइप कौन सा था? तो डिराइव्ड, सेकेंड क्वांटिटी डिराइव्ड, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर आप जाएं या हम यहां पर लिख ही देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, आप देख लीजिए। अगर आप डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें, डिराइव्ड क्वांटिटी देखिए, हम नोट्स को लंबा नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि नोट्स लंबा नहीं करना है, ब्रेन में आना चाहिए, चीजें ब्रेन में आनी चाहिए, कॉपी में नहीं आनी चाहिए, ब्रेन में आनी चाहिए। ब्रेन में रहेगी तभी वो एग्जाम में जाएगा। और ये सब जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अभी बेस है। मैंने पहले भी कहा था ये बेसिक फिजिक्स है। आप हेडिंग दे सकते हैं, ये इसको हम जो पढ़ रहे हैं ये बेसिक फिजिक्स के अंदर आता है। ये सारी चीजें आती हैं बेसिक फिजिक्स के अंदर। अभी आप बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी जो है ना फिजिक्स का ट्रेलर चल रहा है, मूवी तो बाद में स्टार्ट होगी। अभी तो ट्रेलर है बाबू, ये तो ट्रेलर है। मूवी तो तब स्टार्ट होगी जब आप काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, वहां से फिजिक्स स्टार्ट होगा। अभी तो बस ट्रेलर है, अभी बस इंट्रोड्यूस हो रहा है चीजें। मजा तो तब आएगा जब हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो ये हम क्या करेंगे, हम डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। कॉपी में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन या डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये डिपेंड करता है किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो डिपेंड करता है वो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं क्या? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, ETC, जितनी भी है इन 7 के अलावा लिखते जैसे दिन खत्म हो जाएगा। अभी से करना शुरू करेंगे, भर दिन करते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। डायरेक्ट क्वांटिटी इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, हर एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, क्वांटिटीज से हम इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। तो अभी कभी हमें कोई उतना करने की जरूरत नहीं है, तो आप करते जाएंगे और आप इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगर आगे देखें इसके बाद तो हाँ, डायरेक्ट क्वांटिटीज कैसे होता है, तो ये एक बात याद करने की, याद लिखने की जरूरत है, या आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट क्वांटिटीज आता कैसे है। तो हम लिख सकते हैं कि दीज आर डिराइव्ड। डिराइव्ड है तो कैसे डिराइव्ड होती है? तो दीज आर डिराइव्ड बाय द मल्टीप्लीकेशन, बाय द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ suitable power of
डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपको कि सर तभी तो आप कह रहे थे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहां आप पावर वर्ड इस्तेमाल कर लिए कि डिफरेंट पावर्स। पावर क्यों यूज किए सर? तो बाबू पावर इसलिए यूज किए, कई बार ऐसा होता है कि लेंथ दो बार गुना होता है। लेंथ में लेंथ, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो आप एरिया मान लीजिए निकाल लें, तो एरिया में क्या हुआ? लेंथ और लेंथ गुना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया, तो लेंथ और लेंथ गुना होता है। जो भी एरिया होता है उसमें लेंथ और लेंथ गुना होता है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट 3 होता है, 3 बार एल 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 गुना हो, यानी कि 3 बार लेंथ आ गया। अरे लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है और हाइट भी तो लेंथ ही है, तो 3 लेंथ आ गए, 3 को गुना हो गया। और अगर मान लीजिए कि मास है तो मास तो फंडामेंटल हो गया। और अगर मान लीजिए आप डेंसिटी निकालने गए, अगर आप डेंसिटी निकालने गए तो डेंसिटी निकालने के लिए आपने क्या किया? डेंसिटी निकालने के लिए आपने मास में वॉल्यूम से डिवाइड किया बाबू। तो मास में आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो वॉल्यूम जो था वो क्या था? लेंथ, 3 लेंथ था ना उसमें, 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन था वो। तो ये डिवीजन जो हुआ यहां क्या हुआ? लेंथ से हुआ या लेंथ के पावर से हुआ? लेंथ के पावर से हुआ, समझ गए? इसलिए मैंने पावर वर्ड इस्तेमाल किया। तो डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड होती है कैसे? बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप ये आ गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। और इसके बाद अब हमने बात की थी कि बेसिस होता था कुछ, तो ये बेसिस था किसके बेसिस पर? डिपेंडेंसी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? डिपेंडेंसी के बेसिस पर। अब सेकंड है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, मैंने बात की थी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर का मतलब क्या है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसके पास डायरेक्शन होता है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिनके पास डायरेक्शन होता है वो वेक्टर है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर है। समझ गए? देखिए एक बात याद रखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, हमने फिजिकल क्वांटिटी जब इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने बताया था कि मस्ट बी मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसका मेजरमेंट होना चाहिए। वो मेजर होगा तो मेजर करने के बाद एक वैल्यू मिलेगा ना। किसी भी चीज को मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगी। अगर मास मेजर कीजिएगा तो कुछ वैल्यू मिलेगा ना, 5 kg, 10 kg, 15 kg, वैल्यू मिला ना। तो वैल्यू मिला, तो ये वैल्यू जो है वही मैग्नीट्यूड है। हम यूनिट पढ़ेंगे तो उस पर और आएंगे, फिर से आएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि मेजर करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो सबके पास होगा क्योंकि सब मेजरेबल है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए, वो वेक्टर हो जाता है। कुछ और भी बातें हैं, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करना चाहिए, वो हम देखेंगे जब हम वेक्टर स्केलर चैप्टर में जाएंगे। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज को जो डिफाइन किया गया, 2 बेसिस पर डिफाइन किया गया। डिपेंडेंसी के बेसिस पर 3 टाइप्स आप अभी मान लीजिए, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के आधार पर 2 टाइप, वेक्टर, स्केलर। एक टेंसर भी होता है, लेकिन टिल बीएससी फिजिक्स तक आपको नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, छोड़ना ही नहीं। तो आगे करते हैं हम लोग। तो आगे अगर करें तो अब है इसके बाद कि मेजरमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं किस पर? मेजरमेंट पर। तो मेजरमेंट के बेसिस पर अगर आप जाए, मेजरमेंट में इंटर करें, तो फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी मेजरेबल। तो मेजर होगा कैसे? मेजरमेंट होगा कैसे? तो देखिए मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट है क्या? देखिए मेजरमेंट आप सभी ने कभी न कभी मेजर किया होगा। अगर मान लीजिए कि ये रूम है, या मान लीजिए मेरा हाइट है, अगर मैं इसे मेजर करने जाऊं, कैसे मेजर करूंगा मैं? या आपका ही हाइट है, आपको हाइट मेजर करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे मेजर करेंगे अपने हाइट को? आप एक स्केल लाएंगे। आप क्या करेंगे? स्केल लाएंगे। आप एक वो फीता होता है ना, वो लाएंगे, मेजरिंग टेप लाएंगे, और मेजरिंग टेप आप लगाएंगे। और मेजरिंग टेप पर क्या होगा कि ऐसे नोटेशन क्या रहेगा, 1 मीटर, 1.5 मीटर, या फीट में रहता है 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ऐसे करके, और आप ऐसे लगा देंगे। और आप कंपेयर कर लेंगे यहां पर कि इतना बार हुआ, यही करेंगे ना। तो मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट है कंपैरिजन। मेजरमेंट जस्ट कंपैरिजन है। मेजरमेंट इज कंपैरिजन ऑफ अ नॉन क्वांटिटी विथ एन अननोन क्वांटिटी। जब आप
कभी किसी दुकान में जाते हैं और आप मान लीजिए कि कहते हैं कि हमको 1 केजी चावल चाहिए, 1 केजी चावल। तो आप कहते हैं 1 केजी चावल, या मान लीजिए कि आपने कहा अब 1 केजी चावल, तो आपने कहा 1 केजी चावल। तो दुकानदार क्या करता है, वो एक तराजू लाता है, उसके पास एक तराजू होता है, लाता नहीं है, होता है, तराजू होता है। वो क्या करता है, एक मांस का एक बल्ब होता है उसके पास, उसको वो क्या करता है, तराजू के एक पलड़ा पे रख देता है, उस पे लिखा रहता है 1 केजी। यानी वो जो मांस है, वो जो लंब है मांस का, उस लंब पे लिखा हुआ है 1 केजी, यानी कि पता है कि वो 1 केजी है। उसे वो एक पलड़े पे रखता है और दूसरे पलड़े पे वो चावल डालना शुरू करता है और चावल डालता जाता है, और तब तक डालता है जब तक कि ये कांटा ऐसे बराबर ना हो जाए। बराबर होने का मतलब क्या है कि जितना ये है उतना ही ये है, और आपको वो झोला में डाल के दे देता है, और आप भी भरोसा कर लेते हैं कि ये 1 केजी है। तो ये जो हुआ, ये जो आपने 1 केजी चावल खरीदा, वो सच में दुकानदार ने क्या किया, कंपेयर ही किया ना। उसने एक तरफ एक लंब रखा मांस का जो 1 केजी था, जिसका नाम था कि वो 1 केजी है, और उतना ही उसने क्या किया, आपको दूसरा चीज दे दिया, यानी कि चावल दे दिया। आपने मान लिया कि चावल भी 1 केजी है और आप घर लेके आ गए। तो ये मेजरमेंट जो हुआ वो कैसे हुआ, कंपैरिजन ही था ना, कंपैरिजन ही था। एक तरफ नॉन था, एक तरफ अननोन था। चावल, मान लीजिए कि आप कुछ बेचने गए, मान लीजिए कि आप किसान हैं, आपके यहाँ मान लीजिए कि आपके यहाँ पास बहुत सारा गेहूं है, मान लीजिए आप बेचने का प्लान बनाए, तो आप गए, या आपके यहाँ खरीदने के लिए कोई व्यापारी आया, आप उसे गेहूं बेचना चाहते हैं, तो गेहूं आप रखे रहेंगे ढेर लगाकर, वो क्या करेगा, तराजू लाएगा और उसे तौलना शुरू कर देगा, तौलना शुरू करेगा, और तौल करके और आपको बताएगा कि चलिए 150 केजी गेहूं था आपका। कैसे पता चला 150 केजी था, अननोन था ना वो। उसने क्या किया, तराजू लाया, एक तरफ मांस रखा जिसका नॉन था, दूसरी तरफ उसने गेहूं रखा जो कि अननोन था, दोनों को बराबर कर दिया, कंपैरिजन कर लिया और मेजरमेंट हो गया। तो मेजरमेंट इज जस्ट कंपैरिजन। अगर आप बात करें, अब हम मेजरमेंट पे जा रहे हैं, तो मेजरमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम मेजरमेंट की बात करें, देखिए हम लोग बेसिक्स में चल रहे हैं। बुक्स में आप जाइएगा तो अनेक सारी बातें, इतनी सारी बातें लिखी रहती हैं, वैसे आप बुक्स पढ़ लीजिएगा सारी बातें। मैं उतनी ही बातें बता रहा हूं जो जरूरी है, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चंस आने की संभावना कोई खास होती नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं वो टॉपिक्स को छूते हुए आगे निकल रहा हूं। हम लोग का लक्ष्य है जल्दी से जल्दी रियल फिजिक्स पे आना, यानी कि काइनेमेटिक्स पर आना, ठीक है ना। उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट इट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with a known quantity of same type। अब ये भी सोचने की बात है बाबू, दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। टाइप समझ गए ना बात। मान लीजिए कि आप दुकान पे जाके कहते हैं कि भाई 1 मीटर प्याज दे दो, 1 मीटर प्याज। दुकानदार कहेगा पागल हो गए हो, 1 मीटर प्याज होता है, मीटर क्या है, मीटर का इस्तेमाल हम लोग लेंथ के लिए करते हैं, मीटर लेंथ हो गया। और आप कह रहे हो कि प्याज दे दो, प्याज मास में चलता है, तो लेंथ और मास का कंपैरिजन थोड़े हो सकता है। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक कंपैरिजन है एक अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी का, एक अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी के साथ, बस दोनों का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, कंपैरिजन करने तो जाएंगे, तो देखिए कंपैरिजन एक होता है कि कंपेयर कर दिया, हाँ ये ज्यादा है ये कम है। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं, आप दोनों बच्चे को लाया गया, बोला कि बताओ दोनों में से कौन लंबा है, आप देख के बता देंगे, हाँ ये ज्यादा लंबा है ये कम लंबा है, देख रहा है, हाँ ये लंबा है ये छोटा है, ये भी कंपैरिजन है। लेकिन यहां मेजरमेंट वैसा कंपैरिजन नहीं है। मेजरमेंट में जो कंपैरिजन होता है वो क्वांटिटिव होता है, यानी कि थोड़ा सा उसमें नंबर्स का खेल होता है। यानी वहां पर हम क्या करेंगे, कोई एक बेस बनाएंगे, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड में करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड चूज करेंगे आप, वही यूनिट है। मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड चूज करेंगे आप, वही क्या है, मेजरमेंट है। ठीक है, यानी कि जब किसी चीज को हमें मेजर करना होता है तो हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं,
और उसे हम क्या कहते हैं कि ये यूनिट हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि पहले जमाने में जब उतना ज्यादा मेजरमेंट नहीं था, साइंटिफिक नहीं था, अब तो मान लीजिए कि साइंटिफिक है, तो आप पूछिएगा जो घर में बड़े बुजुर्ग है वो कहेंगे कि पहले जो कपड़ा बिकता था ना वो हाथ में बिकता था, ऐसे लोग जाता था, ऐसे मेजर करता था, ये कहता था कि ये 1 मीटर है, यहां तक लाता था, कहता था ये 1 मीटर है। अब एक बात बताइए कि ऐसे कंडीशन में जब कोई दुकान पे जाएगा कपड़ा खरीदने, तो जिसका हाथ लंबा होगा वो ज्यादा कपड़ा ले आएगा और जिसका हाथ छोटा होगा वो कम कपड़ा लाएगा। स्टैंडर्ड बना दिया गया था इसको 1 मीटर के लिए। अभी भी मान लीजिए कि आप घर में हैं और पिताजी भी हैं, पिताजी ने कहा कि चलो 2 हाथ रस्सी लेके आओ, या मान लीजिए आप लोग कुछ बांध रहे थे, रस्सी की कमी हुई, आप पिताजी ने कहा रस्सी लेके आओ, आपने आवाज दिया कितना रस्सी, पापा जी ने कहा 2 हाथ लेके आओ, 2 हाथ रस्सी लेके आओ। आप अपने हाथ से 2 हाथ रस्सी लेके गए, बाबूजी का हाथ बड़ा था, आपका हाथ छोटा था, क्या होगा, रस्सी कम पड़ जाएगा। बाबूजी कहेंगे 2 हाथ बोले थे, 1.5 हाथ क्यों लाए? क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको स्टैंडर्ड बनाया था? उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हाथ को, तो उन्होंने यूनिट यूज किया हाथ। लेकिन हाथ एक बेटर यूनिट नहीं है, क्योंकि आपका हाथ छोटा है, उनका हाथ बड़ा है। तो उस पर चलिए बाद में जाते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो स्टैंडर्ड ही क्या है, यूनिट है। जैसे मास मेजर करना था, दुनिया जहान में हर जगह मास मेजर करना था, मास हमें मेजर करना है। अब मास अगर मेजर करना है तो सबको मास मेजर करना है, तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बनाया, एक प्लेटिनियम और इरिडियम का बना हुआ एक लंब बनाया उन्होंने, और जिसको उन्होंने रख दिया एक जगह और कह दिया कि ये 1 केजी है। आज पूरी दुनिया उसी को 1 केजी मानती है। जहां कहीं 1 केजी है, दुनिया का सब केजी नष्ट हो जाएगा तो वहां से लाया जाएगा कि ये 1 केजी है। यानी कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया मास मेजर करने के लिए कि ये 1 केजी है। आया समझ में? तो किसी भी मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, वही स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें लेंथ मेजर करना है, तो हमने कहा कि ये लो, यहां से लेके यहां तक ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। इस लेंथ को हमने कहा कि ये जो है ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। आपने बोल दिया ये 1 मीटर है। तो दुनिया में अगर सबने मान लिया कि 1 मीटर है, तो अब यही 1 मीटर है। इतने बड़े को हम 1 मीटर मानेंगे। सबने मानना शुरू कर दिया आज से कि ये 1 मीटर है, पूरे वर्ल्ड मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात? तो मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं वो स्टैंडर्ड ही क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो यूनिट क्या हो गया? तो हमने क्या देखा कि मेजरमेंट हमें करना है, क्योंकि मेजरमेंट जरूरी है, पिलर है फिजिक्स का, क्वालिटेटिव थिंकिंग एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। मैंने बताया था ये 2 पिलर्स हैं फिजिक्स के। तो मेजरमेंट हमें करना है, और मेजरमेंट करने के लिए जो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज करेंगे वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका यूनिट। तो यूनिट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट, तो यूनिट क्या हुआ, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग a physical quantity, for measuring a physical quantity is called its unit, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड आप चुनते हैं वही उसका यूनिट कहलाता है। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए हमने मीटर चूज कर लिया, मास मेजर करने के लिए हमने केजी चूज कर लिया, टाइम मेजर करने के लिए हमने सेकंड चूज कर लिया। हमने कह दिया कि इतना बड़ा टाइम 1 सेकंड है, हमने कह दिया। हम कहते हैं ना 1 घंटा, तो इतना बड़ा टाइम 1 घंटा है, पूरा दुनिया उसे 1 घंटा मानता है। हमने कह दिया ये 1 मिनट है, ये 1 सेकंड है, हमने सेकंड चूज कर लिया। आया समझ में? तो मेजरमेंट करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम चूज करते हैं वो क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो जब हम मेजरमेंट करने जाते हैं तो यूनिट के टर्म में मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट मान लीजिए आपने किया, तो मेजरमेंट आपने किया तो अब कोई जरूरी नहीं कि एक ही यूनिट लगेगा, 2 बार लग सकता है। मान लीजिए कि इसको यहां पर अभी आपने कि मान लीजिए कि आपने इस लेंथ को आपने अभी तुरंत मान लीजिए कि इस लेंथ को आपने मीटर बनाया, ये आपका 1 मीटर था, और आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया गया, कहा गया एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालो, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो आप मीटर लेके आए और आपने लगाया, तो आपने देखा कि अरे यहां तो यहां से यहां हुआ, यहां से वहां एक बार 1 मीटर हुआ, और यहां से यहां फिर दूसरा बार 1 मीटर हुआ। तो कितनी बार मीटर इन्वॉल्व हो गया इसमें? 2 बार।
तो इसका लेंथ हम क्या कह देंगे, या हम लेंथ क्या कह देंगे, यहां पर जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये ए से बी पॉइंट का जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कह देंगे, 2 मीटर, क्योंकि यूनिट 2 बार इन्वॉल्व है, यूनिट 2 बार इन्वॉल्व है, तो ये हो गया 2 मीटर। समझ गए। तो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेजरमेंट यूज करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। स्टैंडर्ड हमने बना दिया, जो कि इंटरनेशनल, हमने बना दिया, कहने का मतलब हम लोगों ने मिलकर बनाया, ह्यूमन के सोसाइटी ने मिलकर बनाया, जो कि पूरा वर्ल्ड उसे मान रहा है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसे पूरी दुनिया मान रहा है। उसके पीछे का कोई ये नहीं है, एक लॉजिक नहीं है, मतलब किसी ने बना दिया कि हाँ ये देखो ये है 1 केजी, आज से पूरी दुनिया मानेगी इसे 1 केजी, सबको मानना होगा, सबने मान लिया, बस खेल हो गया। इसमें कोई बड़ा साइंटिफिक टर्म नहीं है, हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, दुनिया उसे यूज कर रही है, तो ये यूनिट हो गया। ठीक है, तो 1 मीटर। तो अब देखिए, जब किसी भी चीज को आप मेजर कीजिएगा तो यूनिट के टर्म में कीजिएगा, तो वो यूनिट 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 1000 बार हो सकता है। 1000 बार हो गया तो 1000 यूनिट हो जाएगा वो। कि मान लीजिए कि आप मास मेजर करने गए, मान लीजिए कि आप जैसे आप गेहूं ही तौलने गए, आप 1 केजी लेके गए और आप तौलना शुरू किया, तो 1 बार तौला, फिर 2 बार, 3 बार, मान लीजिए कि आप काउंट करते गए नंबर, मान लीजिए कि वो 1-1 केजी 50 बार इन्वॉल्व हुआ, यानी कि जो उसके पास गेहूं था उसे तौलने में 50 बार 1 50 बार आया, तो 50 बार यूनिट इन्वॉल्व हुआ ना, तो 50 केजी हो गया। आया समझ में? तो यही शायद आ गया होगा। तो यूनिट यही है, जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वही यूनिट है, और यूनिट जितना बार इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से। तो अब देखिए, जब आप मेजर कीजिएगा, जब आप मेजरमेंट कीजिएगा, तो जब मेजरमेंट कंप्लीट होगा, किसी भी चीज को आप मेजर करने जाइएगा, तो जब मेजरमेंट कंप्लीट होगा, तो आफ्टर मेजरमेंट यू गेट measured value, you get measured value। मेजरमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा, measured value मिलेगा, which is called magnitude। ध्यान सुनिएगा, बेसिक टर्म्स है, which is called magnitude। यानी कि मेजरमेंट करने के बाद आपको एक मेजर्ड वैल्यू मिलेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। और अगर आप मैग्नीट्यूड को देखोगे, तो मैग्नीट्यूड में 2 चीजें होती हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम डिनोट करते हैं एन से, और एक होता है यूनिट जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर कीजिएगा, तो मेजरमेंट करने के बाद आपको एक मेजर्ड वैल्यू मिलेगा, और वो मेजर्ड वैल्यू मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और कोई भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। यूनिट स्टैंडर्ड हो गया और न्यूमेरिकल वैल्यू वो नंबर हो गया जितना बार वो यूनिट इन्वॉल्व हुआ। जैसे आप देखते हैं, जैसे आपने कहा लेंथ ऑफ रॉड, जैसे एग्जांपल के लिए आपने लिखा लेंथ ऑफ रॉड बराबर, मान लीजिए आपने लिखा 5 मीटर, यानी रॉड का लेंथ था 5 मीटर, तो 5 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या हुआ, यूनिट। मीटर क्या हुआ, यूनिट। यानी कि आपने रॉड के लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड किसको बनाया, मीटर को, और वो मीटर कितनी बार इन्वॉल्व हुआ, 5 बार, तो 5 मीटर। समझ आया? तो किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद आपको एक मेजर्ड वैल्यू मिलता है जिसे आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड में आपको 2 चीजें मिलती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है और एक यूनिट मिलता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट है कि वो स्टैंडर्ड जिसमें आपने मेजरमेंट किया, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि जितनी बार वो यूनिट इन्वॉल्व हुआ। समझ गए? इससे बन गया आपका मैग्नीट्यूड। समझ में आया? शायद आ गया होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि लिखा आपने कि मास ऑफ मान लो कि ऑनियन बराबर 15 केजी। क्या मतलब है इसका, केजी हो गया यूनिट और 15 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि केजी यानी कि मास मेजर करने गए तो केजी मिला आपको, और 15 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। आया समझ में? तो मैग्नीट्यूड करने मेजरमेंट करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, और मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और
यूनिट होता है। ठीक, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम काउंट भी कर लेते, काउंटिंग भी करते हैं। काउंटिंग और मेजरमेंट में यही अंतर है। काउंटिंग में यूनिट नहीं होता है, काउंटिंग में बस नंबर होता है। कितने सेब? 15 सेब, बस। कितने सेब? 15 सेब, 15, बस एक क्या है? नंबर है। लेकिन अगर उसी सेब का मास मेजर करने जाओगे तो क्या मिलेगा कि 2 kg सेब, 2 kg, यूनिट आ गया ना। तो मेजरमेंट जब करने जाओगे तो यूनिट आएगा ही आएगा। अरे मेजरमेंट करोगे तो एक स्टैंडर्ड, कंपैरिजन करोगे ना भाई, मेजरमेंट है क्या? कंपैरिजन, कंपैरिजन करोगे तो स्टैंडर्ड तो लेना ही पड़ेगा ना, और स्टैंडर्ड जो लोगे वही तो यूनिट होगा। तो कोई भी मेजरमेंट करोगे तो मेजरमेंट करने के बाद अच्छा आपको मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के टर्म में। चलिए इसको याद रखिए, फॉर्मूला बहुत काम का है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका ही हम यूज करेंगे मेनली। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यूनिट, अब सबको पता है कि मेजरमेंट करना है तो कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है तो एक स्टैंडर्ड बनाना है। सबने कहा हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, सबने कहा हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, सबने कहा कि हम अपना स्टैंडर्ड, हम अपना स्टैंडर्ड। दुनिया में अगर सब स्टैंडर्ड बनाने लगे तो क्या हो जाएगा? दुनिया में पता चला कि मेजरमेंट का काम खत्म। हम कहेंगे ये चौक, ये 1 kg है। दुनिया के क्या पागल हो गए, ये 1 kg है। हम कहेंगे आज से हम इसी को स्टैंडर्ड बनाएंगे, यही मेरा 1 kg है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे दुनिया थोड़ी मानेगा। आप इसको 1 kg मान लीजिए, कोई कहेगा कि नहीं हम अपने आप को 1 kg मांगेंगे, तो गड़बड़ होगा ना। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो यूनिट्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। कोई भी चीज, हर एक, इसको इरेज करते हैं, लिख लीजिएगा। हाँ, तो अब हर एक यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड है जिसके टर्म में मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट करने के लिए अब हम क्या करेंगे? यूनिट जो है, यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉलो करेगा तभी हम उसे यूनिट कहेंगे, नहीं तो हम उसे यूनिट नहीं कहेंगे। जैसे किसी ने कहा ए मेरा हाथ आज से ये यूनिट है लेंथ का, मान लीजिए कि किसी ने बना दिया कि ये आज से ये हाथ, इसका जो हाथ है वो 1 मीटर है। मान लीजिए गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हाँ फलना आदमी जो, ये जो चुन्नू है, चुन्नू का जो हाथ है वो 1 मीटर है। दुनिया ने, सबने कहा ठीक है चलो आज से चुन्नू का हाथ ही 1 मीटर हो गया। दुनिया में सबने 1 मीटर मानना शुरू कर दिया। पता चला कि कुछ दिन के बाद चुन्नू मर गया। चुन्नू मर गया तो चुन्नू के शरीर को जला दिया गया, दफना दिया गया। अब तो चुन्नू रहा नहीं, तो चुन्नू के साथ उसका हाथ भी गया, हाथ गया तो यूनिट भी गया, खेल खत्म। तो हर एक चीज को हम यूनिट नहीं बना, किसी को भी मैं स्टैंडर्ड नहीं बना देंगे। स्टैंडर्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यूनिट के वैसे तो अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, यानी यूनिट जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबको समझ में आ जाए। वेल डिफाइंड होना चाहिए, हाँ ये है 1 मीटर है ना। 1 मीटर का डिफिनीशन, 1 मीटर का डिफिनीशन है कि पता होगा आपको शायद कि पेरिस के नजदीक में एक शहर है, वहां पर एक लैब है, उसमें 1 मीटर 1 kg सब कुछ रखा हुआ है। तो वहां पर एक रॉड रखा हुआ है प्लेटियम इरिडियम का, और वो कहा जाता है कि वही 1 मीटर है। वैसे नया डिफिनीशन भी है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि क्रिप्टन 86 का वेवलेंथ इतना टाइम्स, और बड़ा साइंटिफिक से याद नहीं करना है, किसी भी यूनिट के डिफिनीशन को याद नहीं करना है, कोई एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है। व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 सेकेंड, व्हाट इज 1 kg, ये सब याद नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए कि क्या है 1 मीटर, समझ गए? तो वेल डिफाइंड। सेकेंड होना चाहिए कि इजिली अंडरस्टेबल, इजिली अंडरस्टेबल, आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। इन्हें कि इतना कॉम्प्लेक्स में यूनिट बना दिए कि आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। तो इजिली अंडरस्टेबल, आसानी से समझ में आना चाहिए, हाँ ये है 1 मीटर, हाँ ये है 1 kg, हाँ ये है 1 सेकेंड। इन्हें कि इतना भयंकर ना यूनिट बना दिए कि दुनिया को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इजिली अंडरस्टेबल होना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि इन्हें कि बदल जाए टाइम के साथ। ऐसा होना चाहिए जो बदले नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं बदले, चाहे फिजिकल कंडीशन बदल जाए या कुछ भी बदल जाए, वो बदले नहीं। हम सभी जाते हैं कपड़ा के दुकानदार के पास,
कपड़ा का जो दुकानदार होता है उसके पास एक स्केल होता है, मीटर स्केल, जिससे वो कपड़ा नाप नाप के बेचता है ना। सच में देखा जाए तो क्या वो वेरिएबल नहीं है? बिल्कुल है। गर्मी के महीना में हम सभी जानते हैं कि जब वो गर्म होता होगा तो क्या होता होगा, एक्सपेंड हो जाता होगा, यानी गर्मी के महीना में हमें 1 मीटर से कुछ अधिक कपड़ा मिलता होगा, और ठंडी के महीना में क्या होता होगा, थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाता होगा, तो हमें 1 मीटर से थोड़ा सा कम मिलता होगा। तो चूंकि बहुत कम इलोंगेशन और कंप्रेशन होता है कि बहुत कम एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है, तो उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वेरिएबल तो है। तो उस रॉड को आप स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, इनवेरिएबल होना चाहिए। चाहे फिजिकल कंडीशन बदल जाए, धरती से उसको चंद्रमा पे लेके चले जाए, रेस्ट में हो, मोशन में हो, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, हमने उसके हाथ को 1 मीटर बना दिया, टाइम के साथ उस बच्चे का हाथ बड़ा होता जा रहा है, 1 मीटर टाइम के साथ बड़ा होता जा रहा है। नहीं समझे बात? तो इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि बदलने वाला नहीं होना चाहिए। कुछ भी बदल जाए इसको बदलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड, अच्छा से तरह से डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा इजिली अंडरस्टैंडेबल, डिफिनीशन ऐसा होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। और चौथी बात है कि सुटेबल साइज, यानी यूनिट ना तो जो स्टैंडर्ड बनाना है वो ना तो बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए। जिस किसी ने कहा कि चलो सन के मास को मान लेते हैं स्टैंडर्ड, कि सन के मास को ही स्टैंडर्ड बना लेते हैं। पागल, सन के मास को स्टैंडर्ड बनाओगे, तुम्हारा मास कुछ होगा उसके कंपैरिजन में? भाई कंपेयर करना है ना मेजरमेंट करने के लिए, तो कंपैरिजन कब होगा? जब साइज सुटेबल होगा तभी ना कंपैरिजन होगा। समझ रहे हो बात? तो कंपैरिजन यानी कि जो साइज होना चाहिए, जो तुम स्टैंडर्ड बना रहे हो उसका जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सुटेबल साइज का होना चाहिए, यानी कि ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। जो 1 kg है वो लगभग ठीक ठाक, 1 मीटर जो लेंथ है वो भी लगभग ठीक ठाक। और हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे भी कन्वर्जन में, हम क्या करते हैं, उसे जब बड़ा छोटा करना होता है तो हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। केजी के अंदर में आप मिली लगा दो तो मिली, केजी का में 1000 से डिवाइड कर दो तो ग्राम बन जाएगा, ग्राम के अंदर में 1000 से और डिवाइड कर दो तो वो मिलीग्राम हो जाएगा। मीटर में के लगा दो, एक वर्ड लगा दो के किलो, तो 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। कैपिटल एम लगा दो तो मेगा हो जाएगा, 10⁻6 टाइम बड़ा हो जाएगा। नहीं, टेरा लगा दो 10⁻20 टाइम्स बड़ा हो, मतलब 12 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। एक्सा लगा दो 10⁻18 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। लेकिन यूनिट तो मीटर ही है ना। साइज सुटेबल होना चाहिए, और फिर उसको हम चेंज करते हैं, ऐसा सिस्टम वालों ने जो लगाया है वो हम देखते हैं। तो पहला वेल डिफाइंड, इजिली अंडरस्टेबल, इनवेरिएबल, सुटेबल साइज, एंड पांचवा है तुम्हारा इंडिस्ट्रक्टिबल। यानी कि इसका नाश नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जब तक ह्यूमन है तब तक वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, हम नहीं रहेंगे तब तक कोई बात ही नहीं है। तो ये 5 चीजों पे जो खड़ा उतरेगा जो स्टैंडर्ड, वही यूनिट कहलाएगा। पहला वेल डिफाइंड, डिफिनीशन डिफाइंड होना चाहिए, इजिली अंडरस्टेबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि वेरिएशन चाहे फिजिकल कंडीशंस बदल जाए, रेस्ट में हो, मोशन में हो, कुछ भी बदल जाए, बदलना नहीं चाहिए। साइज सुटेबल होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि टाइम के साथ वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए जा सकते हैं, लेकिन 5 ये मेन है। इन 5 को जो फॉलो करेगा वही तुम्हारा यूनिट कहलाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आता है कि देखिए अब क्वांटिटीज 2 टाइप्स की, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो यूनिट भी 2 टाइप की, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट ड्राइव्ड यूनिट्स। सिंपल। यूनिट्स भी कितने टाइप की? 2 टाइप। यूनिट्स भी कितने टाइप की? 2 टाइप। यूनिट्स भी हो गई 2 टाइप की। सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट्स। आपको सर सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए, बिल्कुल। 3 एक सप्लीमेंट्री भी तो है, लेकिन हम अभी उसको नहीं ला रहे हैं, लेकिन वो भी एक है, उसको हम अलग से थोड़ा करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो यूनिट्स भी 2 तरह की हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स। अब देखो, अब जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव हुई? क्या फंडामेंटल क्वांटिटी के ही पावर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से वो आई है? तो अगर तुम फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को सेट कर दो
तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट क्या खुद ब खुद सेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर आपने लेंथ के यूनिट को डिफाइन कर दिया तो एरिया का यूनिट तो खुद ब खुद आ जाएगा ना। 2 बार लेंथ गुना करके ही तो एरिया आता है। तो अगर आप लेंथ के यूनिट को अगर आप सेट कर दे तो एरिया का यूनिट खुद ब खुद मिल जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आप मास के यूनिट को सेट कर दीजिए तो मास और लेंथ का यूनिट अगर सेट हो गया तो डेंसिटी का यूनिट खुद ब खुद आ जाएगा ना। तो हमें मेहनत करना है किस पे? फंडामेंटल यूनिट्स को सेट करना है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो 7 यूनिट्स, 7 यूनिट बना दिए हमने। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमने 7 यूनिट बनाए। कौन कौन सा? एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हमने लेंथ के लिए मीटर बनाया, मास के लिए हमने किलोग्राम बना दिया, हमने कहा किलोग्राम मास का यूनिट होगा। टाइम के लिए हमने सेकेंड बनाया, टेम्परेचर के लिए हमने केल्विन बनाया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने एम्पियर बनाया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हमने कैंडेला बनाया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने मोल बनाया। तो ये 7 यूनिट्स बन गए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए 7 यूनिट्स, तो ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। और इन 7 का सेट कर दिए तो दुनिया के सारे ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स खुद ब खुद आ गए, यानी ड्राइव्ड यूनिट्स खुद ब खुद आ गए। अब आप ड्राइव्ड यूनिट्स में आइए। जैसे कि किसी आदमी ने कहा कि भाई हमको स्पीड का यूनिट बनाओ, इसका एग्जांपल ले हम। स्पीड का यूनिट बताया, उसने कहा कि स्पीड का यूनिट बताओ। हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना बाबू। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम कहेंगे ओहो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। तो डिस्टेंस हो गया मीटर, डिस्टेंस का लेंथ है तो लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया ना खुद ब खुद। यानी कि तुम्हें मेहनत करना है सिर्फ किसका? यूनिट सेट करने के लिए, फंडामेंटल यूनिट्स को सेट करने के लिए। ड्राइव्ड यूनिट्स तो खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया? सभी फंडामेंटल यूनिट्स को सेट कर दिया, सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूनिट दे दिया, ड्राइव्ड यूनिट्स खुद ब खुद आ गए दुनिया। तो ये सेट हो गया, ड्राइव्ड यूनिट्स खुद ब खुद आ जाता है। ओके, तो देखिए आज ना इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आज ना पूरा वर्ल्ड एक साथ है। एक समय होता था जब दुनिया में एक साथ नहीं था लोग, तो उस समय अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता था। अभी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता है वो एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम कहने का मतलब है कि अभी जो हम सिस्टम चला रहे हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम है। पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक यूनिट बनाया, एक यूनिट का सिस्टम बनाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है। इसको मिटा दें हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये करंट वर्ल्ड में ये एसआई सिस्टम का ये सारा बात है, आप कह सकते हैं, क्योंकि एसआई सिस्टम ये अभी का है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसमें हम बात करते रहेंगे। फिर से बोल रहे हैं ये सब इंट्रोडक्शन ही है मेनली, अभी तो फिजिक्स आया नहीं। चलिए ठीक है, तो अब हम जाएं आगे। अगर हम जाएं तो देखिए अब हम देख रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या देख रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेट ऑफ यूनिट्स होता है। सेट ऑफ यूनिट्स एक मैथमेटिकल टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि सेट, अगर आप मैथ पढ़े हो थोड़ा भी, तो सेट आप जानते होंगे किसे कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। मैथ कहता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। तो यूनिट्स वेल डिफाइंड है ना, तो यूनिट्स का जो सेट होगा उसी को कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें क्या करेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को सेट कर देंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को हम डिफाइन कर देंगे, डिराइव्ड खुद ब खुद हो जाएगा। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर आप बात करें तो दुनिया में 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो बड़े फेमस हैं। एफपीएस, सेकेंड है
CGS, थर्ड है MKS एंड फोर्थ है आज का हमारा SI। ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बड़े फेमस है। ये FPS सिस्टम ब्रिटेन वालों ने बनाया था, CGS और MKS फ्रांस वालों ने बनाया था, और SI इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर डिसाइड किया। इसका कोई एक कंट्री नहीं है। FPS सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के लिए फुट है, मास के लिए पाउंड है, और टाइम के लिए सेकेंड है। और अब आप समझ गए होंगे, देखिए F से फुट, P से पाउंड और टाइम S से सेकेंड। यानी ब्रिटेन वालों ने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपने लिए डिराइव किया था, अपने लिए बनाया था। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हिस्ट्री आप देखें तो पूरे वर्ल्ड पर यही 2 कंट्रीज का राज था, फ्रांस का और ब्रिटेन का। पूरे वर्ल्ड पे तो यही राज कर रहे थे ना, कि पहले हम लोग पे भी ब्रिटेन का हुकूमत था, तो पूरे वर्ल्ड पे यही दोनों राज करते थे। तो दोनों ने अपना अपना व्यापार था उनका, और व्यापार करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सामान मेजर करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो पूरे जो अथी होना चाहिए, पूरा जो उसका राज्य है, अलग अलग देशों पे उसका शासन चलता है, तो उसके पूरा जो इंपायर है उसका, उसमें एक यूनिट चलना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि खरीद बिक्री आसानी से हो सके, चीजों को एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचा जा सके अच्छे से। यूनिट में सेम यूनिट होगा तो ज्यादा इजी होगा कि नहीं होगा। तो ब्रिटेन वालों ने FPS सिस्टम बनाया। FPS लेंथ के लिए उन्होंने फुट डिफाइन किया, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक, ब्रिटेन वालों ने भी 2 बनाया। FPS को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप। FPS को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। CGS में भी देखिए 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, यही सेम, लेंथ, मास और टाइम। यहां पर CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर था, हम लिख रहे हैं ज्यादा बस। मास के लिए इसमें ग्राम था, और टाइम के लिए इसमें भी सेकंड था। समझ गए? तो CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड, बस इतना याद रखिए। और MKS में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। अब आपके दिमाग में चमका होगा, अरे सर ये तो SI वाला लग रहा है। बिल्कुल, MKS सिस्टम ही रूट है SI सिस्टम का। MKS सिस्टम को ही इंटीग्रेट करके SI सिस्टम बनाया गया, यानी MKS सिस्टम ही कन्वर्ट हो गया SI सिस्टम में। यानी कि जो भी ओल्ड यूनिट्स थे उनको सीधे के सीधे MKS से उठा लिया गया और SI में डाल दिया गया। तो SI सिस्टम में 7 क्वांटिटीज और 7 यूनिट्स आपको समझ में आ ही गया। तो FPS सिस्टम ब्रिटेन ने बनाया, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड। इसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास, टाइम। इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। MKS सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। और अभी का जो SI सिस्टम, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि हम तभी से बात कर रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही तो है। और लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 यूनिट्स किसके? SI सिस्टम के। तो ये हो गया तुम्हारा SI सिस्टम। तो ये 7 यूनिट्स हो गए। और अगर आप बात करें सप्लीमेंट्री की, तो थोड़ा सा सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री, अब देखिए, हाँ एक बात और करना था कि अगर देखिए आपने फंडामेंटल जो ही सेट किया तो डिराइव खुद ब खुद सेट हो गया। जैसे कि अगर कोई आदमी हमको बताए कि बताओ एरिया का यूनिट FPS सिस्टम में क्या होगा, हमसे किसी ने पूछा कि FPS सिस्टम में एरिया का यूनिट क्या होगा, एक बताओ तो क्या होगा? यहां तो लेंथ इंटू लेंथ, फॉर्मूला तो वही होगा ना, लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा? फुट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? CGS में क्या हो जाएगा एरिया का यूनिट? ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। MKS में क्या हो जाएगा एरिया का यूनिट? मीटर स्क्वायर। SI में क्या हो जाएगा एरिया का यूनिट? मीटर स्क्वायर। यानी कि आपने जो ही फंडामेंटल सेट किया तो ड्राइव तो खुद ब खुद सेट हो गया ना। तो
फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट का जो सेट है उसी को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बड़े फेमस हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। करंट मॉडर्न वर्ल्ड में जो कुछ भी है सारा का सारा क्या है, एसआई सिस्टम में लिखा गया है। एक फिजिक्स की बड़ी फेमस किताब है हेलिडे रेसनिक्स। हेलिडे रेसनिक्स, अगर फिजिक्स कभी आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना हो तो सजेस्ट किया जाता है हेलिडे रेसनिक्स। अगर हेलिडे रेसनिक्स पढ़िएगा तो वो एफपीएस सिस्टम में लिखा गया है। वहां पर देखिएगा लेंथ के लिए फुट इस्तेमाल करेगा, मास के लिए पाउंड इस्तेमाल करेगा, टाइम के लिए सेकेंड इस्तेमाल करेगा, वहां वो एफपीएस में लिखा गया है। समझ गए? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग देश, अभी भी एसआई सिस्टम अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे देश है जो अभी भी एसआई को नहीं मान रहे, और उसमें सबसे फेमस नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए अभी भी एसआई सिस्टम को नहीं मानता, हम लोग एसआई सिस्टम को मानते हैं। दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एसआई सिस्टम को मानती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एसआई सिस्टम को नहीं मानती हैं, जिनमें सबसे फेमस नाम है यूएसए का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी एसआई सिस्टम को अपना ऑफिशियल सिस्टम नहीं बनाया है। समझ गए बात? अभी भी देखिएगा केक खरीदने जाते हैं तो क्या पाउंड में ही बिकता है ना, केक जो आप खरीदने जाते हैं तो पाउंड में ही बिकता है ना। चलिए ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उतनी डिटेल्स में भी नहीं जाना है, बस हमें याद रहना चाहिए एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। एफपीएस किसने बनाया था? ब्रिटेन ने डिजाइन किया था। एससीजीएस और एमकेएस फ्रांस वालों ने। एसआई जनरल इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दो क्वांटिटीज जिनमें थोड़ी सी हमें बात करनी है, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उसके यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हर एक यूनिट का वेल डिफिनीशन है, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। हर एक का मीटर का डिफिनीशन, किलोग्राम का डिफिनीशन, टाइम का डिफिनीशन, सबका डिफिनीशन, उस पर हमें नहीं जाना है, ना वो कहीं पूछता है, ना वो नेसेसरी है उतना। समझ गए ना? उतना हम वही चीजें यहां मेंशन कर रहे हैं, बेसिक्स की तरह चला रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है, जिससे कि आपको आगे कष्ट ना हो। क्वेश्चंस जो है मेनली यहां से आती ही नहीं है, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन उतना टाइम हम लोग खर्च नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग मेन फिजिक्स पर आए। ठीक है, तो आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तभी से हम इसको क्विट करते चल रहे हैं, आप भी कई बार सुने मुंह से। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है। ये भी ऐसी क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, और ये एक तरह से देखा जाए ना तो ये फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं है, ये मैथ की है। इसमें दो है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ध्यान दीजिएगा क्या है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब आप कहोगे सर इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज ही क्यों नहीं मान लिए, सप्लीमेंट्री में क्यों रखे? क्योंकि बेचारे डायमेंशन लेस हैं। अब आप कहोगे सर डायमेंशन क्या होता है, अगला लेक्चर में आएगा डायमेंशन। तो इन दोनों का डायमेंशन नहीं है बेचारे का, वो सातों के पास यूनिट भी है, डायमेंशन भी है। इन दोनों के पास, बेचारे के पास बस यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन लेस में आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो हम वहां डायमेंशन में जाएंगे तब देखेंगे। तो इनको अलग से पढ़ना है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो क्या है नहीं है, डायमेंशन लेस क्या होता है वो सब देखेंगे। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? सिंपल एंगल जिसे आज तक आप कह रहे थे वही प्लेन एंगल है। कोई भी दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उनके बीच में जो एंगल बना यही क्या है? प्लेन एंगल है। यही क्या है? प्लेन एंगल। और आप जानते हैं कि एंगल को मेजर करते हैं किसमें? यूनिट इसका क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन। यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। आप लोग सर हम लोग तो डिग्री में करते हैं, तो ठीक है डिग्री को रेडियन बना सकते हैं ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो आप कर सकते हैं कन्वर्ट, मैथ ने आपको सिखाया है ये। और सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, कभी आपने आइसक्रीम खाया? आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का जो कोन होता है आप ये समझिए ऐसे टाइप का। तो ये मान लीजिए कैसे है, यहाँ जो एंगल बन रहा है यहाँ इस बीच में, जैसे यहाँ पर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ ये जो एंगल बन रहा है या ये एक है, या कोई कॉपी ले लीजिए आप उसको ऐसे मोड़ दीजिए, तो आइसक्रीम का कोन सबसे अच्छा देखिए ना, कोन में जो होता है ऐसे, तो जो 3D में इमेज एंगल बनता है 3D में, वो क्या हो गया आपका? सॉलिड एंगल। कोई भी सरफेस एक पॉइंट पर जितना एंगल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक स्फीयर का आपने एक पार्ट काट लिया, ऐसे समझिए आप, स्फीयर का आपने पार्ट काट लिया, तो यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल, एक सरफेस का काट के आप बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा? एक 3D में एंगल बनेगा ना, उसी को क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। ज्यादा डिटेल्स में हमें जाना नहीं, इसका यूनिट होता है क्या? स्टेरेडियन।
इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, समझ गए। तो ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो करंट वर्ल्ड में जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, हमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ही डील करना है। अगर किसी दूसरे में दिया भी रहेगा, मान लीजिए लेंथ फुट में दिया रहेगा, तो हम उसे किस में लाएंगे, एसआई में लाके ही खेलेंगे। तो हमें बदलना आना चाहिए एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। मान लीजिए कि एसआई में डाटा दिया, उसे सीजीएस में कैसे ले जाएंगे, सीजीएस के डाटा को एसआई में कैसे ले जाएंगे, वो सारा कन्वर्जन और एसआई प्रीफिक्सेस यूनिट को कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो हमारे नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा। तो यहां तक हमने समझा। यहां तक की क्लास को अगर हम एक बार में कंक्लूड करना चाहे कि आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो स्टार्टिंग से फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए जिन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह से, दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, डिपेंडेंसी के बेसिस पर दो तरह का, फंडामेंटल ड्राइव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के आधार पे भी दो तरह का, वेक्टर स्केलर फंडामेंटल जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ड्राइव जो दूसरे पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यूनिट्स मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का नॉन क्वांटिटी के साथ, दोनों क्वांटिटी सेम टाइप की होनी चाहिए। मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जो कि यूनिट है, यूनिट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए, इजिली अंडरस्टेबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, इंडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक हो गए आपके यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। उसके बाद हमने टाइप ऑफ यूनिट देखे, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट्स। फिर उसके बाद जो है सो हमने देखा कि अगर हम बस क्या करना है, बस फंडामेंटल यूनिट को सेट करना है, तो जैसा फंडामेंटल यूनिट वैसा ड्राइव्ड यूनिट, बस फंडामेंटल यूनिट को क्या कर दो, सेट कर दो। फंडामेंटल यूनिट को सेट करते ही ड्राइव्ड यूनिट खुद बाहर चला आएगा, क्योंकि उसी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से तो आता है। फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट देखे, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, और लास्ट में हमने देखा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इतना हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक होगा कि कन्वर्जन, कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई मेजरमेंट किया हुआ है उसे कैसे दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, एसआई प्रीफिक्सेस, लेंथ को बड़ा छोटा कैसे करेंगे, लेंथ कहते हैं यूनिट्स को बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं, इन सब के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी जो फिजिक्स चल रहा है उसको लाइटली लीजिए, इसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं, बुक्स में देखिएगा अंधाधुंध बातें लिखी रहती हैं, वो सब उतना जरूरी नहीं है जितनी आपको बोर्ड पे बताई जा रही है। जितना मैं बता रहा हूं उतना लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई प्रॉमिस। इससे आगे कुछ नहीं जाएगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कम से कम याद रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, थैंक यू।